इमोशंस जो हैं हमारे अंदर से जनरेट होते हैं। फीलिंग्स बेसिकली कुड बी अ रिएक्शन टू समथिंग। इमोशंस हमारे जो बेसिक इमोशंस होते हैं, एंग्री, सैड, हैप्पी, इरिटेटेड, सही, ओवरवेल्म्ड। आप लोग अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस रेगुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारा इमोशन ट्रिगर होता है एंड वी कैन मैनेज इट उस टाइम पे। अगर कोई हमें कन्फ्रंट कर रहा है और हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि हमें कन्फ्रंट क्यों कर रहा है या हमें ये ऐसे क्यों कह रहा है, जो भी हमें कोई फीडबैक दे रहा है, तो हम उस एंगर को उस पॉइंट पे कैसे मैनेज करेंगे? हम क्या, हमारा रिएक्शन क्या होगा अगर हमें कोई कन्फ्रंट कर रहा है अभी, कि हमें कोई बता रहा है कि आपका ये बिहेवियर जो था ये गलत था, ये ठीक बिहेवियर नहीं था, आपको बताया जा रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हमारा कोई गलत बिहेवियर था, फॉर एग्जांपल हम किसी से रूड थे और अब उन्होंने हमें कन्फ्रंट किया इस बात पे कि आप मेरे साथ बहुत रूड थे, तो आप क्या, यानी कि क्या रिएक्शन देंगे उस टाइम पे? गुस्से में रहेंगे? अच्छा, अशेम्ड होंगे, सही। मल्टीपल इमोशंस हम फील करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी एंग्री, इरिटेटेड, लोनली, मुख्तलिफ तरह के इमोशंस होते हैं। हमें आना क्या चाहिए वो ये है कि हम उन इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं। जब इमोशन आता है तो हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ इट एंड फिर आगे हम अपना रिएक्शन या अपना बिहेवियर क्या देते हैं। अभी तक जब हमें जो इमोशन आता था हम उसी पे एक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल हम गुस्सा आया हमें तो फिर हमने गुस्से से ही एक्ट किया और उससे क्या होता था, सिचुएशन बेहतर होती थी या सिचुएशन ख़राब होती थी? सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। इधर आके क्या सोचा आपने कि जब यानी क्या सीखा है कि जब गुस्सा आए या इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो फिर क्या करना चाहिए हमें? अच्छा, लेकिन इमोशन तो आ रहा है तो फिर क्या करें? स्पेस दें थोड़ी सी अगले बंदे को, या अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दें। अगर आपको लगता है ना कि आपसे अभी नहीं कंट्रोल हो पाएगा तो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। अपने आप को सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए रिमूव करना है अंटिल यू फील बेटर। सेफ एग्जिट लेना, ठीक कर सकते हैं आप। 4Ds भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें डिले, डिस्ट्रैक्ट वाली जो चीज़ है। एंगर मैनेजमेंट में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, जो 4Ds हैं ये यूज़ हो सकते हैं। Emotional regulation refers to the process by which individuals influence which emotions they have, when they have them, and how they experience and express their feeling. तो इमोशनल रेगुलेशन क्या कहती है कि हमारे जो इमोशंस आ रहे हैं हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से इमोशंस आएँ, कब आएंगे और कैसे हम उनको एक्सप्रेस करेंगे। कंपोनेंट्स जो हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कि इनिशिएटिंग एक्शंस ट्रिगर्ड बाय इमोशंस। क्या मतलब है इसका? इनिशिएट करने का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेटिंग द इमोशंस इनटू एक्शंस। अब ये एक्शंस अप्रोप्रिएट होने चाहिए टू द सिचुएशन, दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू द सिचुएशन। इनकॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल सिचुएशन रिक्वायर्स अस टू बी सैड और हम उस टाइम पे गुस्सा कर रहे हैं या वर हैप्पी, वर गिडी, ये सेंस नहीं बनती है उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं पे नज़र आता है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन है एंड वी नीड टू फिक्स दिस। इनिशिएटिंग एक्शंस ट्रिगर्ड बाय इमोशंस। दूसरी चीज़ है इनहिबिटिंग एक्शंस ट्रिगर्ड बाय इमोशंस। अब कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो नेगेटिव होते हैं और उसके साथ ऑब्वियसली नेगेटिव ही हमारे एक्शंस आते हैं। उनको इनहिबिट करना यानी कि उनको रोकना। हमें गुस्सा आ रहा है और अगला बंदा भी गुस्सा हो रहा है, क्या ये राइट तरीका होगा कि हम उसके साथ यानी कि उसके साथ गुस्सा करें, उसको भी मारें, या फिर बेहतर ये होगा कि हम कोशिश करें कि कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर्स को चेंज करें और उनको भी हेल्प करें? तो वो एंग्री जब होंगे तो फिर उस टाइम पे वो नहीं समझ पा रहे हमारी बात, तो हम वेट कर लें ना जब वो रिसेप्टिव हैं। अच्छा, लेकिन समटाइम्स ना लोग लाइटर नोट पे जब हम बात कर रहे होते हैं ना उससे भी ट्रिगर हो जाते हैं कि सिचुएशन इतनी सीरियस है, मेरी बात नहीं सुनना चाह रहा, बात को वैसे ही उड़ा रहा है। तो फिर बेस्ट उस टाइम पे ये होता है कि उनको टाइम दें, थोड़ा सा लेट देम सेटल डाउन, उनकी फीलिंग सेटल होने दें, फिर उनसे बात करें। क्योंकि गुस्से में हम, अगर कोई गुस्सा है और हम उससे गुस्से में बात करें तो इट्स जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर। बस सिंपली कह दें कि अभी इस चीज़ बात का कोई सोल्यूशन ही नहीं करना, थिंग्स बढ़ेंगी तो आई थिंक इट्स बेटर के कर लें। अगर वो फिर भी करी जा रहे हैं ना तो सिंपली उनको बस ये कह दें कि आई कैन नॉट डील विद दिस, यानी कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मेरी इतनी इमोशनल कैपेसिटी नहीं है अभी बात करने की। और अपनी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ले ली ना कि मेरी इतनी इमोशनल कैपेसिटी नहीं है। यू नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट देम कि आप गुस्सा हो, यू आर सेइंग कि अभी मैं इतना केपेबल नहीं हूँ बात करने का, तो जब मैं भी सेटल डाउन हो जाऊँगा तो फिर आपसे बात। ब्लेम गेम नहीं करनी, क्योंकि ब्लेम गेम करने से अगला फिर प्रोवोक हो जाएगा ना, उसको फिर और मज़ीद गुस्सा चढ़ेगा। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आए लैंग्वेज में बात करें, अपनी फीलिंग्स उनको बताएं, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स बताएं। अगर वो कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं ना बात कि नहीं मेरी बात सुनो,
मुश्किल तो है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आ जाता है और ये सिचुएशन को रिजॉल्व करने की तरफ लेके जाता है, बढ़ाता नहीं है सिचुएशन को। ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हाशिम साहब जुल्म सह लेना चाहिए, लेकिन जब कोई जुल्म करता है तो हमें भी उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए, हमें उसको सिंपली बताना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सिंपथाइजर नहीं बनना चाहिए, एम्पथाइज करें। सिंपैथी टेक्स यू नोवेयर। सिंपैथी तो बस ऊपर ऊपर से होती है कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट एम्पैथी वुड बी यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव। देखें हाशिम साहब, अगर कोई हमारे साथ रूड हो रहा है या हमारे पे जुल्म कर रहा है, हम उल्टा उस पर जुल्म करेंगे या हम उसके साथ रूड होंगे, तो हमारे और उस बंदे में डिफरेंस क्या रहा कि उसने हमारे पे जुल्म किया और हमने उस पर जुल्म किया वापस। डिफरेंस क्या है हम दोनों में? नहीं, हम डर कैसे गए, हमने फिर उस पर जुल्म किया। ये आपकी मिसकंसेप्शन है कि आप जो हैं वो हो जाएंगे नीचे हो जाएंगे या वीक लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ टू लुक एट द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि जो आपके सामने चीज़ है, लुक इट इन द आई एंड देन उसको तरीके से सॉल्व करें, बजाय कि खुद हम गुस्सा करें। ये ईंट का जो आप कह रहे हैं ना कि ईंट का जो आप पत्थर से वो, ये नहीं काम करता, ये चीज़ें बढ़ाता है, कभी रिजॉल्व नहीं करेगी ये प्रॉब्लम, ये हमेशा प्रॉब्लम को 2 फोल्ड बढ़ाएगी। तो बेहतर नहीं है कि हम कोई अच्छा रूट ले लें जो इन बिटवीन कोई हो, जहाँ पे कोई विन विन सिचुएशन निकल आए। ज़रूरी है कि विन लूज़ ही करना है, कि हमने विन करना है उसने लूज़ करना है, या फिर लूज़ लूज़ ही करना है कि दोनों ही फिर ख़त्म हो जाए। ट्राई टू बी द बिगर पर्सन, बिकॉज जब आप भी फिर उसी तरह रिएक्ट करेंगे तो आप में और उसमें फ़र्क नहीं कोई रहेगा। मॉड्यूलेटिंग रिस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड बाय इमोशंस। मॉड्यूलेट यानी कि अब इमोशन एक्शन आ गया या रिस्पॉन्स आ गया, अब उसको तरीके से लेके चलना, आगे मोल्ड कर लेना उसको सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट में फिटिंग कर देना उसको जहाँ पे बनता है। अब अगर गुस्सा तो कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर हम इसी गुस्से को असर्टिवली बता दें जो हम कहना चाह रहे हैं, बजाय कि हम गुस्से से बताएं, हम असर्टिवली किसी को बता दें, तो आई थिंक ज़्यादा कारामद होगी ये बात, बजाय कि हम गुस्से से बताएं। क्योंकि जब हम गुस्से से बताएंगे तो अगला बंदा डिफेंसिव होगा, उसको लगेगा मुझ पर अटैक किया जा रहा है, और वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। असर्टिवली जस्ट डज नॉट मीन कि आपने उसको नो कहना है। असर्टिवली मीन्स आपने उनको बताना है कि आपके बिहेवियर गलत था, मैं इससे हर्ट हुआ हूँ और इस बिहेवियर को चेंज करना है। बताना लाजमी, आई थिंक फीडबैक तो देना चाहिए। हाँ, अगर सिचुएशन ख़राब हो रही है, अगला बंदा नहीं समझ रहा, फिर तो सेफ एग्जिट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर अगला बंदा भी रिसेप्टिव है, समझने के उसमें है, मूड में है, तो फिर आप उनको समझा दें। कोशिश करें कम से कम टाइम में इसको किया करें। विशेष तो बस हमारी वांट्स होती हैं कि ये चाहिए, वो जज्बात तो नहीं हमारे। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें पता तो हो कि ये हमारा जो इमोशन है हम क्यों फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। जब तक हमें यही पता नहीं होगा, हमें अपने इमोशंस का ओरिजिन नहीं पता होगा, तो हम इसके साथ डील कैसे करेंगे। तो ज़रूरी है ना पहले पता लगाना कि कहाँ से ये इमोशन आ रहा है। जब इमोशन आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे समझ नहीं आ रही होती, उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि सोर्स क्या है। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस होना लाजमी है कि स्टेप बैक और फिर देखें, सिचुएशन को एनालाइज करें और देखें कि कहाँ से इमोशन आया। नोटिसिंग व्हाट वी फील एंड नेमिंग इट एज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड इमोशनल रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फील बैड, आस्क योरसेल्फ, एम आई फीलिंग सैड, होपलेस, अशेम्ड और एंग्शियस। यानी कि स्पेसिफिक हो जाए, एक ओवरऑल, यानी कि हमने बेसिक सी कोई इमोशन ही बताना। जब स्पेसिफिक हो जाएंगे तो हम उसके साथ डील बेहतर तरीके से कर सकेंगे, बिकॉज we'll deal with hopelessness a different way, we'll deal with sadness in a different way। तो जब हमें पता होगा स्पेसिफिकली हमारा इमोशन है क्या, तो हम उसके साथ बेहतर डील कर सकेंगे उससे। You need not act or judge the cause and effect of your emotion at this stage. All you need is complete awareness of each feeling that is controlling your mind right now। अभी यानी कि इस पॉइंट पे हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इमोशन गलत है, ये इमोशन ठीक है। इस स्टेज पे सिर्फ पता होना चाहिए कि इमोशन है क्या, कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और स्पेसिफिक कर दें इमोशन को, ज़्यादा स्पेसिफिक ले जाएं इसको। इस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जजमेंट्स कोई पास नहीं करनी है कि हमारा इमोशन गलत है या हमारा इमोशन ठीक है, या फिर ये कॉन्टेक्स्ट में फिट इन करता है या नहीं करता। तो अभी इस पॉइंट पे हमने ये कुछ नहीं करना। अभी इस पॉइंट पे सिर्फ ये पता लगाना है कि हम फील क्या कर रहे हैं और ये किस वजह से ट्रिगर हुआ था, क्या सिचुएशन बनी थी जो ट्रिगर हुआ था।
अभी हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी वजह से हुआ था, बस सिंपली कहेंगे ये सिचुएशन हुई थी और मेरा ये इमोशन आ गया था। फिर आती है माइंडफुल अवेयरनेस। In addition to gaining thought awareness, mindfulness lets us explore and identify all aspects of the external world, including our body. इसमें फिर हम जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको भी देख, किसी एक पॉइंट को ना लेके बैठ जाना, हर चीज़ को देखना कि पूरी सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई। और फिर इसमें सिंपल माइंडफुल एक्सरसाइजेज होंगी, ब्रेथ कंट्रोल, सेंसरी रिलैक्सेशन। तो पहले यानी कि अपने आप को काम करना है, माइंडफुल अवेयरनेस लेके आनी है, इर्द गिर्द की सारी सिचुएशन को पहले असेस करना है कि ये सिचुएशन है क्या, अगर हमारा भी रिएक्शन आएगा तो ये सिचुएशन क्या होगी, ख़राब होगी, ठीक होगी, काम करेगा, इमोशन नहीं करेगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ हम माइंडफुल अवेयरनेस में कर रहे होते हैं। और फिर जब हम काम हो जाते हैं तो फिर हम सोच भी बेहतर तरीके से सकते हैं, क्लियरली सोच सकते हैं। तो हमें पता होगा फिर कि हमारा यानी कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए इस पॉइंट पे। आज फिर भी कराया तो नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तीसरी चीज़ है कॉग्निटिव अप्रेजल। इसमें थॉट को रिप्लेस करते हैं। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रही है तो उसको रिप्लेस करते हैं इनटू अ पॉजिटिव थॉट। मुश्किल होता है नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज करना, काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन विद प्रैक्टिस हो जाता है। और इसमें प्रैक्टिसेस सच एज थॉट रिप्लेसमेंट और सिचुएशनल रोल रिवर्सल्स, यानी कि अपने आप को दूसरों के शूज़ में डाल के सोचना कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। नॉट नेसेसरीली जिस पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, बट आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं जब कोई ऐसी नेगेटिव थॉट आती है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या वो भी ऐसे रिएक्ट करता। अगर तो आंसर है ना कि नहीं, वो ऐसे ना रिएक्ट करता, तो फिर अपने आप से पूछें कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम ये फिर वही जैसे बर्ड्स आई व्यू वाली बात है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जगह कोई और होता तो फिर वो कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशन में, क्या वो भी सेम यही करता। और अगर आंसर आता है ना कि नहीं वो शायद ये ना करता, वो कोई डिफरेंट अप्रोच रखता, तो फिर अपने आप से ज़रूर क्वेश्चन करें कि मैं फिर क्यों ऐसे कर रहा हूँ जब ये गलत है। हेल्प कर सकता है किसी से पूछ लेना कि व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन। अक्सर पूछते हैं ना हम, कोई हमारी बैड सिचुएशन आ जाती है जो हमसे डील नहीं हो रही होती, तो हम किसी से मशवरा ले लेते हैं कि आप अगर इस सिचुएशन में होते आप क्या करते हैं, पूछ लेते हैं। तो कभी कभार वैल्यूबल हमें मिल जाता है, फीडबैक मिलता है वैल्यूबल, और हम उस पर काम भी कर सकते हैं। कभी कभार शायद हमें ना पसंद आए उनका फीडबैक, तो फिर हमारा अपना ही जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी वो काम करती है उस पॉइंट पे। तो उस टाइम पे तो पहले एंगर को सेटल करें ना, इमोशन को सेटल करें, फिर सोच सकते हैं कि मेरी जगह कोई और होता। फॉर एनीवन यू लुक अप टू, जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, तो उससे पूछ यानी कि सोच सकते हैं कि वो मेरी जगह होता तो वो क्या करता। नहीं तो आप किसी से डायरेक्टली भी जाके पूछ सकते हैं, अपनी मदर या जो भी हायर पावर है उससे पूछ लें कि आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती हैं इस सिचुएशन में। ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिप्लेस थॉट्स लाइक माई बॉस हेट्स मी, आई एम नो लॉन्गर नीडेड हियर, विद ऑल्टरनेटिव सच एज माई बॉस इज अपसेट एट दिस मोमेंट, आई एम श्योर आई कैन मेक अप फॉर दिस। हमने जो नेगेटिव एब्सोलूट बात थी कि माई बॉस हेट्स मी और उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, उसको तब्दील कर दिया कि बॉस अपसेट है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो अपसेट है और आई एम श्योर कि मैं इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ। फिर आती है अडेप्टेबिलिटी।
इमोशनल डिसरेगुलेशन लोअर्स आवर अडेप्टेबिलिटी टू लाइफ चेंजेस। जब हम इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं तो हम चेंज को भी रेजिस्ट करते हैं, हमें पसंद होता है कि एक ही तरीके से सारी चीज़ हो, और जब एक तरीके से जब नई चीज़ हो रही होती तो फिर हम चेंज को भी रेजिस्ट करते हैं। जब चेंज आता है तो फिर हम एंग्शियस हो जाते हैं कि ये चेंज क्यों आया, क्योंकि लाइफ में बहुत डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। हर चीज़ जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह नहीं होगी। दूसरे लोग डिफरेंट तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेंगे। जो हमने माइंड में सोचा हुआ है कि शायद ऐसे करेंगे, शायद वो ऐसे ना करें, डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो अडेप्टेबल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई चेंज हो लाइफ में तो हम उसको अडेप्ट कर सकें उसे। वी बिकम मोर prone to distractions and fail our coping mechanisms, which is why we often start resisting changes. A great exercise to build adaptability is objective evaluation. Situation को objectively evaluate करें, कोई एक क्राइटेरिया बना के। हम सिचुएशन को रेटिंग दे सकते हैं कि 1 to 10 की रेटिंग में ये सिचुएशन कितनी वर्स है, कितनी अच्छी है। या फिर हमारा एंगर, हम उस टाइम पे एंगर को रेट कर सकते हैं, व्हाट लेवल ऑफ एंगर आई एम फीलिंग राइट नाउ ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 5 उस पर्टिकुलर मोमेंट में। या आफ्टर माइंडफुल अवेयरनेस के बाद हम ये सोच सकते हैं ना कि उस टाइम पे जो एंगर फील हो रहा था, लेट्स सी वो 3 था, 5 की स्केल में 3 था या 5 था, बहुत ज़्यादा एंगर फील हो रहा था, तो फिर वो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में, टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस बेटर। तो जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो टेक अ स्टेप बैक, माइंडफुल हो जाएं एंड देन असेस द सिचुएशन। स्किल पावर, असेस द सिचुएशन, उसको ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें, अपने इमोशंस को साइड पे रख के ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें कि इस सिचुएशन पे कितनी ख़राबी हो सकती है, कितनी ठीक हो सकती है, मैं रिएक्शन ये दूंगी तो क्या होगा, अगर मैं ये करती हूँ तो क्या होगा, इस तरह। तो थोड़ा टाइम लगता है, इसको प्रैक्टिस लगती है इसको करने में। It is very difficult, but if you keep practicing it, तो it becomes a part of you, like your habit बन जाती है। For example, when you feel bogged down by stressful emotions that you want to avoid, you might end up destructively reacting to them. होता है ऐसे, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मैनेज करने के बजाय हम डिस्ट्रक्टिव साइड पे चले जाते हैं। नहीं हो पाता मैनेज तो फिर हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेट होके कोई चीज़ें ख़राब भी कर देते हैं। शेयर करने या थोड़ा सा टाइम लेके सोचने, इमीडिएटली रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई सिचुएशन आती है तो इमीडिएटली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस कि वो सिचुएशन रिक्वायर करती है आपका कोई इमीडिएट रिएक्शन हो। अगर नहीं रिक्वायर करती तो टाइम लेना, थोड़ा सा वेट करने, थोड़ा सा काम डाउन हो जाए और फिर जो है उसका रिएक्शन दें, सही रिएक्शन जो वहाँ पे चलेगा, अच्छा रिएक्शन जो होगा। तो टेक अ मोमेंट टू थिंक that if your best friend was experiencing the same thing, what would you have suggested him to do? एक ये भी है, एक तो हम दूसरा के सोच सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा लव्ड वन इससे गुजर रहा होता है तो मैं उसको क्या फीडबैक देता है इसमें, उससे भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है इमोशंस की या हमारे एक्शंस की क्लैरिटी आ जाती है कि करना क्या चाहिए था इस पॉइंट पे। सिर्फ ये नहीं है कि हम ये सोचें दूसरे क्या करेंगे, हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर दूसरा इस सिचुएशन में होता हम उसको क्या कहते हैं, हम क्या उसको सजेस्ट करते हैं, और वो जो हमने उसको सजेशन देना था, दैट्स एक्चुअली द थिंग दैट वी शुड डू एज वेल, ना कि ये चीज़। राइट योर आंसर्स इफ़ यू वांट टू एंड ट्राई टू थिंक इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम स्टेप्स फॉर योर सेल्फ। लिख लें अपना आंसर इस क्वेश्चन का और फिर कोशिश करें कि इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सेल्फ कंपैशन, सेटिंग असाइड सम टाइम फॉर आवरसेल्व्स एवरी डे इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। कौन बहुत लाइक दे आर टू हार्ड ऑन देमसेल्व्स कि कोई चीज़ गलत हो गई है तो फिर अपने आप को कोसते रहना कि गलत क्यों है। यू टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि छोटी सी गलती हो गई है तो उस पर भी अपने आप को बहुत कोसना, तो फिर क्या करते हैं, जब कोसते रहते हैं तो सेल्फ इस्टीम नीचे नहीं गिरती है, सेल्फ वर्थ नीचे नहीं गिरती है ना, तो फिर करना क्या चाहिए, अपने आप अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इंगेज करना चाहिए। यू कैन कीप टेलिंग योर सेल्फ कि आई कैन बी बेटर, आई कैन इम्प्रूव, आई लाइक माई सेल्फ। इस टाइप की पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस इस्तेमाल करें। जितने भी ये स्किल्स हैं ना, सिर्फ अगर आप इनको पढ़ लेंगे ना तो इट्स नॉट इनफ, इनको एक्शंस में भी तब्दील करना होता है, अप्लाई करना होता है।
ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे। सिर्फ पढ़ लेना इज़ नॉट इनफ, अप्लाई भी करना होता है इनको, फिर प्रैक्टिस करते रहना होता है इन स्किल्स को। तो रिमाइंडिंग ourselves of our talents and virtues and letting our minds land on flexible space can immensely change the way we feel and react to our emotions। यानी कि अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि सारी चीज़ें मेरे से गलत नहीं होती हैं। अगर ये थॉट आती है ना कि आई एम गुड फॉर नथिंग या मेरे से सब कुछ गलत होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, तो अपने आप को ये ज़रूर कह सकते हैं कि चंद चीज़ें हैं जो मैं ठीक करता भी हूँ। आप लोगों के अपने अपने एक्सपर्टीज़ होंगे, अपने अपने स्किल सेट्स होंगे जो शायद दूसरों के पास ना हो। जो आप लोगों की प्रोफेशंस हैं, अगर प्रोफेशंस में आप लोग एक्सपर्ट्स होंगे ना अपनी फील्ड में, तो ये तो ज़रूर कह सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना आता है। ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे नहीं कुछ भी करना नहीं आता। एक्टिव एडिक्शन में आती है ना नेगेटिव फीलिंग्स, तो आती हैं एक्टिव एडिक्शन में, लेकिन अब तो कर सकते हैं ना, अब सोच सकते हैं ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। डेली पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस, स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स अपने आप को बताते रहें गाए बगाए। रिलैक्सेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल, कंपैशन मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली जो होती है अपने इमोशंस को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए वो। रेगुलर सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर या हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे इमोशंस भी हेल्दी होंगे। जब हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे या हमसे चीज़ें हो नहीं पाएंगी, और जब चीज़ें हो नहीं पाएंगी तो हम बुरा फील करेंगे अपने बारे में। तो अपनी सेल्फ केयर करना, ऐसे होता है ना, देयर आर डेज़ कि जब हम बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं और फिर वी एंगेज इन सेल्फ केयर। फॉर एग्जांपल हम अपना क्लोजेट साफ़ कर लेते हैं, अपना रूम क्लीन कर लेते हैं, तो बेहतर फील करते हैं, नहीं बेहतर फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं ना कि कुछ तो अचीव किया है, कि कमरा जो मेरा इतना ख़राब होया हुआ था मैंने उसको साफ़ किया है अकेले, तो कुछ तो मैंने किया आज, प्रोडक्टिव किया है कुछ इस पूरे दिन में। एक्टिव एडिक्शन में प्राइमरी इमोशन जो ज़्यादातर आता है एंगर या सैडनेस ही आती है। एंगर ज़्यादा आता है, स्टिमुलेंट्स जो करते हैं उनमें एंगर ज़्यादा आता है, इस वजह से उसकी यहाँ पे रेलिवेंस थी तो उस तरह बात की जा रही है, वैसे तो ओवरऑल बात की जा रही है। अच्छा, रेगुलर सेल्फ केयर में इंगेज करना। और लास्ट थिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। कौन कौन करता है अभी भी? वैसे इंडोर्स में करते थे, डिड इट हेल्प यू? अब क्यों नहीं करता? पेपर पे लिख लेना कि इस पूरे दिन में मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ, व्हाट आर द थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। इन्वेंट्री नहीं, बस लिख लेना कि आज आई एम ग्रेटफुल फॉर ईटिंग, आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव। नहीं, रात के वक्त पूरा दिन गुजर जाए फिर, और फिर अगले दिन इस चीज़ों को पढ़ें, तो फिर आपका दिन का स्टार्ट अच्छा होता है। जब आप इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आपके दिन का माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है। लिखना रात को है, पढ़ना सुबह है। सुबह भी वैसे लिख सकते हैं। लास्ट चीज़ है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट विद इन आवर सेल्व्स बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस और फ्रॉम अदर्स बाय एंगेजिंग इन पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद अदर्स। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें। हर दफ़ा अपने इमोशंस खुद से नहीं कंट्रोल होते हैं, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है दूसरों की हेल्प लेने में। हेजिटेंट होते हैं हम हेल्प लेने में, कभी कभार वल्नरेबिलिटी होती है, लेकिन इफ़ यू आर वल्नरेबल विद द राइट पीपल तो आई थिंक इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, जो लोगों के सामने वल्नरेबल नहीं होना उनके सामने ना होए, लेकिन अपनी फैमिली के सामने तो हो सकता है ना। समवन यू ट्रस्ट, जिनका पता है कि हमारा ट्रस्ट ब्रीच नहीं करेंगे, हमें हेल्प ही करेंगे, हमारे बारे में कोई बुरी बात नहीं कहेंगे, तो किसी से इमोशनल सपोर्ट ले लेना। इट इज़ ओके टू सी अ थेरेपिस्ट और अ प्रोफेशनल व्हेन आवर इनर कोपिंग फेल्स। द सोल फोकस इज टू क्रिएट पॉजिटिव इमोशनल शील्ड दैट कैन चैनलाइज आवर इमोशंस। तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरत बन जाती है। हर चीज़ें जब खुद से सॉल्व कर करके नहीं सॉल्व होती हैं और हमारी कोपिंग स्किल्स या कोपिंग मैकेनिज़म्स ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, तो फिर उस टाइम पे प्रोफेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। That way there is someone else who will make sense of what you are feeling. इसीलिए थेरेपिस्ट होता है ना, they make sense of what you are feeling because आप खुद नहीं समझ पा रहे होते और हम उसको सही करके समझाते हैं आपको वापस, and then we equip you with skills जिससे आप लोग भी समझ सकते हैं अपने इमोशंस। तो इसलिए ओवरऑल इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है सबके लिए। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड डेली, नॉट जस्ट फॉर रिकवरिंग एडिक्ट्स, हर किसी के लिए, फैमिलीज़ के लिए, थेरेपिस्ट देमसेल्व्स, हमें भी इमोशनली रेगुलेट करना पड़ता है
क्योंकि हम ना करें तो हमारी थेरेपी इफेक्ट होगी। तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है इमोशनली रेगुलेट करना। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।